औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान। ENG 5 to 4 का क्विज़ 2 ओपन हो चुका है, जिसका सिलेबस है हमारे पास टॉपिक 41 से 60 तक, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 मई है। इसके अलावा आपने एक और बात माइंड में रखनी है कि टॉपिक 62 तक यानी LMS पर आप 62 तक लेक्चर्स वॉच करेंगे तब आपका क्विज़ ओपन होगा। तो ये आपने पहले लेक्चर्स वॉच करके रखने हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉपिक 41 से 60 तक कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपसे क्विज 2 में पूछे जा सकते हैं और वो मिड टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले जो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, पहली लाइन में देखिए, नो मैटर लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट पीपल आल्सो यूज डिफरेंट मोड्स सच एज इमेजेस, जेस्चर, गैज एंड पोस्चर। तो लोग लैंग्वेज के अलावा कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ये एमसीक्यूज आ सकता है, इमेजेस, जेस्चर, गैज एंड पोस्चर। इसके अलावा इमेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, फोटोग्राफ्स, डायग्राम्स, मैप्स एंड कार्टून्स। तो इररेलेवेंट भी कुछ ऑप्शन दे सकते हैं जैसे वीडियो या ऑडियो, तो आपने याद रखना है यहाँ इमेजेस की बात हो रही थी, तो इमेजेस में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा यहाँ टाइम्स मैगजीन से एक मिशेल ओबामा की एक पिक्चर ऐड की गई है। इसके हवाले से हम एमसीक्यूज आ सकते हैं कि टाइम मैगजीन में मोस्टली किस तरह की पिक्चर्स ऐड होती हैं, तो वो क्लोज लुक इमेजेस होती हैं, उनमें हाई फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। इसके अलावा आई कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें जो बैकग्राउंड में रेड कलर है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, तो वो वार्मथ एंड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा लैंग्वेज में ना डिफरेंट जो ये जेस्चर, इमेजेस और म्यूजिक हम पढ़ते आ रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको सिम्योटिक रिसोर्सेज भी कहते हैं। ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ इस इमेज को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि रेड बैकग्राउंड के हवाले से एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, वो वार्मथ और एनर्जी और सैलियंस को शो करता है। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास कि कैपल ने कहा था कि न्यूज़पेपर जो होते हैं उसमें फुल स्टोरीज नहीं होती बल्कि उसमें जस्ट हेडिंग और फोटोग्राफ होता है, ठीक है। और ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये कैपल का कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा नॉक्स ने किस चीज़ की एग्जांपल दी थी, न्यूज़ बाइट की एग्जांपल दी थी। न्यूज़ बाइट में क्या क्या होता है, हाइपरलिंक होता है, हेडलाइन होती है, और हाइपरलिंक की मदद से आप फुल स्टोरी देख सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर होते हैं वो ज़्यादा फ्लूइड और डायनामिक होते हैं बनिस्बत प्रिंट बेस्ड न्यूज़पेपर के। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा यहाँ पे नॉक्स ने जो ऊपर न्यूज़ बाइट की एग्जांपल दी है उसमें उसने कहा है कि 3 एलिमेंट्स उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, हेडलाइन, लीड एंड लिंक। तो ये वाले 3 एलिमेंट होते हैं। इसमें कुछ वो इररेलेवेंट चीज़ भी दे के आपको कंफ्यूज कर सकते, तो आपने याद रखना है 3 मेन एलिमेंट्स कौन से हैं, हेडलाइन, लीड यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस होता है फुल स्टोरी का, और लिंक, ठीक है। इसके अलावा जो फोटोग्राफ दिया होता है उसके साथ जो टेक्स्ट होता है उसमें मोस्टली क्या होता है, उसमें मोस्टली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा फ्रेम जो होता है वो एक सैलिएंट और या रिप्रेजेंटेटिव होता है तमाम शूट का, और क्या होता है। और यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि जो नैरेटिव्स होते हैं वो फिक्शनल ड्रामेटिक जॉनरास होता है उनका, और जो फैक्चुअल होते हैं वो एक्सपोजिटरी होते हैं, थीमेटिक होते हैं, और इशू ओरिएंटेड जॉनरा होता है। इसके अलावा इन फिल्म जॉनरास आर प्रिडिक्टेबल रिलेशन बिटवीन सोशल, कल्चरल एंड इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक एंड सिंबॉलिक मेथिक ऑर्डर्स। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इसके अलावा एमएमडी को कैरी आउट कैसे करते हैं, इसको कैरिंग आउट में यहाँ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो उसमें से कुछ पूछ सकते हैं। डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, फिर उसमें एडिशन कुछ ऐड करते हैं, और अगर हमारे पास डेटा वीडियो फॉर्मेट में है तो उसमें एनालिस्ट किस किस चीज़ को एनालाइज करेगा, तो उसमें वो साउंड पे फोकस करेगा, विजन ऑफ डेटा पे फोकस करेगा, और अगर हमारे पास डेटा प्रिंटेड है तो वो वेब बेस्ड है तो जो एनालिस्ट है वो फोकस करेगा फॉन्ट पे, वर्ड्स पे, फॉर्मेट पे और इमेजेस पे। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है कॉर्पस बेस्ड अप्रोचेज एंड सीडीए। इसमें से भी बेशुमार एमसीक्यूज बन सकते हैं। सबसे पहले आप पहली लाइन देखिए, द वर्ड कॉर्पस डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड डैश लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का ये वर्ड है, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, या वो लैंग्वेज दे देंगे और ये पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, उस लैंग्वेज में इसका मतलब बॉडी है। और लिंग्विस्टिक के अंदर ये किस चीज़ को रेफर करता है, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट को। तो ये आपने याद रखना है। कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज स्टडी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन लार्ज कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ लैंग्वेज। इसमें वो आपको कंफ्यूज करेंगे टारगेट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज। तो आपने याद रखना है कि कॉर्पस बेस्ड लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बेस्ड ऑन लार्ज कलेक्शन ऑफ रियल लाइफ लैंग्वेज।
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज में आ सकता है जी, कॉर्पस लिंग्विस्टिक इज अ मेथोडोलॉजी फॉर लिंग्विस्टिक एनालिसिस दैट फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग लिंग्विस्टिक वेरिएशन। तो ये वेरिएशन जो है ये ऑप्शन में आपको मिलेगा। इसके अलावा काइंड्स ऑफ कार्पोरा जो टॉपिक है, इससे बेशुमार एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, इसकी जो काइंड्स होती हैं ना, इसको कैटेगराइज डिफरेंट बेसिस भी किया जाता है, यानी इसको अकॉर्डिंग टू पर्पस किया जाता है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट सिलेक्शन किया जाता है, और इसके अलावा इसको यानी ओपन है, ओपन कॉर्पस है हमारे पास, या क्लोज्ड है, मीडियम के हवाले से इसको कैटेगराइज की जाता है। तो इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो इस तरह पूछे जाएंगे कि आप जैसे यहाँ पे इन्होंने जो जनरल पर्पस कॉर्पोरा है ना, इसकी एग्जांपल आपको देंगे। बीएनसी किस कॉर्पोरा की किस टाइप की एग्जांपल है, कौन सी टाइप है कॉर्पोरा की, तो आपने बताना होगा कि ये जनरल पर्पस कॉर्पोरा है। तो आपने इन एग्जांपल को एक दफ़ा गौर से देख लेना है। इन सारी जो टाइप्स है ना, इसको मैंने शॉर्ट लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप शॉर्ट लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस होती हैं कॉर्पोरा में, तो ये किसके लिए यूज़फुल है, ये लेक्सोग्राफी के लिए, लेक्सिकोग्राफी के लिए यूज़फुल है। इसके अलावा लैंग्वेज टीचिंग और ट्रांसलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़फुल है। फिर हमारे पास यहाँ पे है कि कॉर्पस जो होता है ये हम किस लिए बनाते हैं, ये किस लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये लैंग्वेज को स्टडी करने के लिए करते हैं। फिर इसमें कॉर्पस को जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कॉर्पस के लिए, तो उसमें कितनी कंसिडरेशन होती है, कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखना जरूरी होता है, तो वो 3 कंसिडरेशन होती हैं। लैंग्वेज की वैरायटी, क्राइटेरिया और नेचर देखनी होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो मेजर स्टेप होता है कॉर्पस बिल्डिंग में वो क्या होता है, वो डिटर्मिनेशन ऑफ क्राइटेरिया होता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्राइटेरिया में कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। क्राइटेरिया में पहले तो हम ये देखते हैं क्या क्या इंक्लूड है। मोड ऑफ टेक्स्ट, उसमें क्राइटेरिया में हम देखते हैं टेक्स्ट की टाइप देखते हैं, उसकी डोमेन देखते हैं, लैंग्वेज या लैंग्वेज वैराइटीज़ देखते हैं, लोकेशन देखते हैं कौन सी हम लैंग्वेज वैराइटी यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सी जगह पे यानी दुनिया के कौन से हिस्से में वो वैराइटी यूज़ होती है, और डेट ऑफ टेक्स्ट देखते हैं। इसमें वो क्या करेंगे, कुछ भी इररेलेवेंट दे देंगे कि कौन सी चीज़ क्राइटेरिया में इंक्लूड नहीं है। तो इनको आपने एक दफ़ा गौर से पढ़ लेना है। इसके अलावा जो अगर हम क्राइटेरिया डिटर्मिन कर रहे हैं तो हमारे पास जो कॉर्पस है वो स्मॉल होना चाहिए, इसके अलावा सेपरेट होना चाहिए, क्लियरली सेपरेट होना चाहिए, और वो जिस लैंग्वेज की वैरायटी को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कॉर्पस बेस्ड रिसर्च की कुछ स्ट्रेंथ्स बताई गई हैं। रजिस्टर किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, तो डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज को रेफ़र करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं लग रहा। इसके अलावा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मतलब किस चीज़ को कॉर्पस बेस्ड डेटा कलेक्ट करते वक्त सबसे पहले जो यानी एक चैलेंज होता है वो क्या होता है, तो वो चैलेंज कॉर्पस के साइज़ का होता है। अब ये 2 फैक्टर्स जो होते हैं उनकी मदद से ये इशू रिजॉल्व किया जा सकता है साइज़ का, कि हमारे पास कॉर्पस कितनी मिकदार में होना चाहिए। तो एक होती है उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस और दूसरा फैक्टर है उसकी रिलेटेडनेस, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर हम कॉर्पस को जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि डेटा को पहले कलेक्ट करना है, फिर कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, फिर फाइल्स को कैसे सेव करना है, किस फॉर्मेट में, फाइल्स को नेम कौन से देने हैं, उसमें उसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन सी ऐड करनी है, फिर उसको मार्कअप कैसे रेफ़र करने हैं और किस तरह से कितने करने हैं। अच्छा, मार्कअप के हवाले से एक और एमसीक्यूज है, द टर्म मार्कअप रेफर्स टू एडिंग इन्फॉर्मेशन टू द कॉर्पस फाइल। तो ये इस तरह से आ सकता है, द टर्म डैश रेफर टू एडिंग इन्फॉर्मेशन टू कॉर्पस फाइल, तो मार्कअप इसका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा मार्कअप की टाइप पूछी जा सकती हैं, तो 2 टाइप का होता है, एक होता है डॉक्यूमेंट मार्कअप और एक होता है एनोटेशन। और इसमें कौन से कोड्स ऐड किए जाते हैं, तो HTML कोड्स ऐड किए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे टॉपिक से जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है कैड्स, सबसे इम्पोर्टेंट। ये इसकी एब्रीवेशन जितनी भी है ना हर चैप्टर में वो आपने लाजमी देखनी है, एब्रीवेशन कहीं से भी वो पूछ सकते हैं। कैड स्टैंड फॉर कॉर्पस असिस्टेड डिस्कोर्स स्टडीज, इसमें वो कॉर्पस एडेड डिस्कोर्स स्टडीज भी दे देंगे ऑप्शन में, तो आपने याद रखना है यहाँ पे असिस्टेड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। और इसका कैड्स का मेन एम क्या होता है, टू अनकवर या टू डिस्कवर नॉन ऑब्वियस मीनिंग एंड आइडेंटिफाई क्वेश्चन एंड पजल, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है PDA स्टैंड फॉर पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, सम authors consider all critical discourse analysis positive because dash is necessary step in promoting change for the better।
तो ये आपने याद रखना है, क्राइटिक का जो वर्ड है ये वो ऑप्शन में दे देंगे। फिर हमारे पास यहाँ पे इसके ओरिजिन के हवाले से फर्स्ट लाइन आप देखिए, द टर्म पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस फर्स्ट अपीयर्स इन मार्टिन, और ये जो डेट है ना ये मिसिंग होगी, तो ये आपने याद रखना है। पहली दफ़ा जो पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था वो मार्टिन ने दिया था 2004 में, तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था। इसके अलावा आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इकोलिंग्विस्टिक क्या होता है। इकोलिंग्विस्टिक में हम रिलेशनशिप स्टडी करते हैं किस किस चीज़ का, इकोलॉजी और लैंग्वेज का, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे स्टाइप का कॉन्सेप्ट है, स्टाइप फर्दर आर्ग्यूड दैट द टर्म क्रिटिकल डज नॉट इम्प्लाई डैश बीइंग नेगेटिव, ये भी एमसीक्यूज में मैंने देखा है, ये भी आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास ये जो है ना ये टॉपिक्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रीड लाजमी करने हैं पेपर के लिए, लेकिन एज सच इसमें एमसीक्यूज के हवाले से कुछ भी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इस चैप्टर का नाम ही पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस है, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे पीडीए का तो मतलब पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस ही है, लेकिन जब पीसीडीए आ जाएगा तो इसका मतलब होगा पब्लिक कंसल्टेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस, तो ये आपने याद रखना है। इसमें स्टूडेंट पब्लिक की बजाय पॉजिटिव कंसल्टेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर पब्लिक कंसल्टेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस है। और ये फ्रेमवर्क किसका था, ये स्कोलेंस का था, ये भी आपने याद रखना है। आगे हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है प्रैग्मेटिक एंड सीडीए। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पहली लाइन देखिए, डैश इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट, तो प्रैग्मेटिक वो स्टडी होती है जिसमें हम मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट का आपस में रिलेशन देख रहे होते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मीनिंग मेकिंग कौन सा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, तो वो एक डायनामिक प्रोसेस है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट इन्होंने थ्योरीज बताई हुई हैं। अच्छा जी, डैश इज अ की थ्योरिस्ट इन प्रैग्मेटिक प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, या किसने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट दिया, ये भी पूछा जा सकता है, तो डेल हाइम्स ने दिया था जी प्रैग्मेटिक कॉम्पिटेंस का कॉन्सेप्ट, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो एमसीक्यूज पूछा जा सकता है वो है, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉन्टेक्स्ट इज फंडामेंटल टू प्रैग्मेटिक्स, और मेलिनोस्की का कॉन्सेप्ट भी एमसीक्यूज में आया हुआ था। मेलिनोस्की एंड फिर्थ आल्सो प्रपोज्ड अ डैश मॉडल ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो वो 3 पार्ट मॉडल था, या इस तरह से कह सकते हैं कि मेलिनोस्की और फिर्थ का जो 3 पार्ट मॉडल था उसमें कौन कौन से 3 पार्ट थे, फील, टेनोर या मोड, तो आपने ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। नाम से जाहिर है 3 पार्ट मॉडल, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, और ये रिपीट होने वाला एमसीक्यूज है, ये बार बार रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आगे हमारे पास है लैंग्वेज किस लिए यूज होती है, लैंग्वेज इज यूज टू डू थिंग्स। इसके अलावा यहाँ पे ऑस्टन ने 3 एक्ट्स बताए हुए हैं। पहले तो ये पूछ सकते हैं कि ये 3 एक्ट्स बताए किसने थे, ये ऑस्टन ने बताए थे, और ये कौन कौन से हैं, लोकेशनरी, इलोकेशनरी एंड प्री लोकेशनरी, और इसके अलावा हर एक्ट से डिफरेंट भी एमसीक्यूज बन सकता है। लिटरल मीनिंग ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स, तो ये कौन सा एक्ट होता है, ये लोकेशनरी एक्ट होता है। स्पीकर्स इंटेंशन इन अटरिंग द वर्ड्स, जो अल्फाज बोलते वक्त स्पीकर की इंटेंशन होती है उसको क्या कहते हैं, इलोकेशनरी एक्ट, और जो उन अल्फाज का असर होता है या एक्शन लिया जाता है उन अल्फाज की वजह से उसको कहते हैं प्री लोकेशनरी एक्ट, तो ये आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था। आगे हमारे पास यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट के हवाले से एग्जाम्पल आपने देख लेनी है, कैन यू पास द सॉल्ट, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, पोलाइटली रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट है। इसके अलावा फेलिसिटी कंडीशंस क्या होती हैं, एन इंपॉर्टेंट नोशन इन स्पीच एक्ट थ्योरी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ फेलिसिटी कंडीशन। फेलिसिटी कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट लेक्चर्स में, वो आप देख सकते हैं। एज सच इसमें से कोई एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाले वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो टॉपिक 40 से 61 तक आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,